हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज एक नई श्रृंखला लेके हम आए हैं आपके सामने, और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला होने वाली है ये। उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम आप देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, ये सेकंड पेपर यानी कि हाई स्कूल वालों का जो दूसरा पेपर है, वो दूसरा पेपर सामाजिक विज्ञान का ही है। तो इसलिए हम लोग उसकी तैयारी जोर शोर से करेंगे और बहुत ही भयंकर सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं और 100% इसी में से क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बहुत ही ये वायरल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति है, इसकी बात करें कि कब हुई, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 1789। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा फ्रांस की क्रांति के समय यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राजतंत्र था। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस किस प्रकार का राजतंत्र था। तो अगर हम लोग देखें तो उस समय जो राजतंत्र था वो असीमित राजतंत्र था। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा सवाल कह रहा फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की बात करें तो इसमें 4 विकल्प हैं, 1815, 1830, 1848 और 1871। अगर फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा 1815 ईस्वी में हुई थी, यानी कि विकल्प ए सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो ये बच्चे को नहीं, सबको पता है, आपको भी पता है। और जैसा कि आप जानते हैं नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो उसका संबंध फ्रांस से था। इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे के बाद अगला जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया। आप जानते हैं नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता बनाई थी, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता की बात की जाए तो नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था, या इसी में एक क्वेश्चन बनता है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1804 ईस्वी। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और ऐसे ही हम एक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड कर देंगे। और आप समझिए कि पूरी गारंटी है कि इसी क्लास से सारे सवाल आएंगे, 80+% आपके बनाएंगे हम, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी लेके बैठे। तो 6वां क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो राष्ट्रवाद के प्रारंभ की बात करें तो सर्वप्रथम आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति हुई, तो कहाँ हुआ होगा, फ्रांस में हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। अब चूंकि फ्रांस में हुआ तो फ्रांस की क्रांति से माना जाएगा, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण की बात की जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण इसमें नए मध्यम वर्ग का उदय, ये भी सही बात है। उदारवादी विचारधारा का प्रसार, ये भी एकदम सही है। क्रांतिकारियों का उदय, ये भी एकदम सही है। बिना क्रांतिकारी के जानते ही हैं, आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना ना तो पनपेगी और ना ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ होगा। तो इसका मतलब इसमें विकल्प डी, यानी कि ये सभी सही है कि जिस विकल्प में विकल्प डी के रूप में ये सभी वाला विकल्प हो, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे और बिना विचार किए आप सीधे विकल्प डी यानी कि ये सभी, इन सभी पे तुरंत टिक किया करिए, एकदम सही हो गए गारंटी के साथ। समझ रहे हैं ना। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विकल्प डी हमने लगाया भी है। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय और ये सभी, तो इनमें विकल्प डी यानी कि ये सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है जोलवेरिन का गठन कब किया गया। तो आप जानते हैं कि जोलवेरिन एक संस्था थी और इस संस्था का उदय जो है, का गठन जो है, ये 1837 नहीं 1834, यही विकल्प सही है। 1834 ईस्वी में किया गया था जोलवेरिन का गठन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि नेपोलियन बहुत बड़ी शख्सियत थी। नेपोलियन ही एकमात्र ऐसा देश था, एकमात्र व्यक्ति था जिसने न केवल पूरे फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। तो नेपोलियन के बारे में हम कैसे भूल जाएंगे। कह रहा है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो ये आप सभी को सबको पता है कि नेपोलियन की जो पराजय है वास्तव में 1814 ईस्वी में नहीं, बल्कि नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में, यानी कि विकल्प बी सही है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है ये कहता है यूरोप में किस दशक में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनमें से पूछे कि कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूँगा इनमें से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसको सबको रट के जाना है और सारे क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे, पूरी गारंटी है। तो यूरोप में किस दशक में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, तो आपको पता है कि किस दशक में आई थी, 1830 में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 1830। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग और देखें तो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 12वां क्वेश्चन जो है, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ये जो ऑटोमन बिस्मार्क है, इस बिस्मार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसका संबंध आप जानते हैं न तो इटली से है, ना ही फ्रांस से है, और ना ही जर्मनी से, न ही आपका ब्रिटेन से, बल्कि इसका संबंध है किससे, तो जर्मनी से। इसका सही विकल्प आपका विकल्प बी, यानी कि जर्मनी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 13वां क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो बिल्कुल सही, एकदम गजब का जवाब, ऑटोमन बिस्मार्क, यानी कि सही विकल्प बी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, तो बिस्मार्क का संबंध किससे, जर्मनी से। और जर्मनी के एकीकरण में अपना योगदान किसने दिया था, तो ऑटोमन बिस्मार्क ने दिया था। तो इसका भी सही विकल्प बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ था। बिल्कुल सही, गजब का क्वेश्चन है। किस युद्ध में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का प्रसा के साथ युद्ध। तो फ्रांस का इटली से ये गलत है, जोल्वेरिन ये भी गलत, ऑस्टरलिच का ये तो एकदम गलत है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांस का प्रसा से। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। ये आप समझिए कि इसको एकदम रटने के लिए एकदम तैयार रहिए, चूकना नहीं है, 100 में 100 करना है आपको, एकदम 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। सही विकल्प हो जाएगा जनवरी 1871। देखिए कितना करीबी विकल्प दिया, आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है तो एकदम, लेकिन आप हमसे पढ़ के जा रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि आप फंसे। दमदार तैयारी आप लोगों की बन जाएगी भाई, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां जो क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रांस की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि जो फ्रांस है ना, अगर चाहे तो पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर सकता है। इसलिए आप जानते हैं कि फ्रांस जब फ्रांस छींकता था तो पूरा यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि मेटरनिक। ये इसी ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। एकदम सही जवाब इसका डी हो जाएगा, यानी कि मेटरनिक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है गैरेबार्डी का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि गैरेबार्डी की बात करें तो गैरेबार्डी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसका संबंध इटली से नहीं बल्कि इटली के एकीकरण से हम कह सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इटली का एकीकरण। ठीक है, एकदम सही जवाब इसका ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं सबसे अंतिम यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये जो जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको रट डालिए।
अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कब किया गया? तो आप जानते हैं जब वहाँ पे गौरवमय क्रांति हुई थी। और गौरवमय क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है और यही सेम क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में ऐसे ही आने वाले हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 लिखा है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये सवाल फ्रांस की क्रांति पे है और आप जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये प्रश्न है और प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे और ये मान लीजिए कि 5वां प्रश्न है तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालने के बाद हम लोग सीधे इसमें पूछ रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो हम लोग पहले ये समझाएंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फिर इस पे चर्चा करेंगे कि इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हो रही है उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। क्या कारण है? नंबर 1, पहला जो कारण है वो है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। अब चूंकि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था का मतलब खराब शासन व्यवस्था, आप जानते हैं कि अगर फ्रांस की शासन व्यवस्था खराब ना होती, दोषपूर्ण ना होती तो शायद फ्रांस की क्रांति अभी तक न हो पाती। तो सबसे पहला कारण क्या है? दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। अब इसको हम समझते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और हमने जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा रखा है कि हेडिंग यहाँ डालेंगे तो इसी पैरा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना इस पैरा से लिखेंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। आप इसके नीचे वाले पैरा से लिखेंगे तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और देखने में भी आपको बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत फ्रांस का शासक ही सर्वे सर्वा था, वही विधायिका, वही कार्यपालिका एवं वही न्यायपालिका का कार्य करता था। यानी कि फ्रांस का जो शासक था वही पूरे शासन में सबसे प्रमुख व्यक्ति वही था, वही कानून भी बनाता था, इसके अलावा वही कानून को लागू करता था और वही न्याय का कार्य करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में ऐसा ही सिस्टम होता है। और आगे देखते हैं, अर्थात सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित थी। फ्रांस के शासन के अंतर्गत कर व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी, क्योंकि एकमात्र करदाता तृतीय स्टेट था। आप पढ़े होंगे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो उसमें जो कर यानी कि टैक्स देने का काम करता था वो तृतीय स्टेट करता था। प्रथम एवं द्वितीय स्टेट कर मुक्त थे, यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कर देना नहीं पड़ता था क्योंकि विशेषा अधिकार प्राप्त वर्ग था। और समझते हैं, करों की वसूली भी मनमाने तरीके से की जाती थी। कर वसूली का कार्य प्रायः सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था, यानी कि कर वही वसूलता, सरकार के द्वारा या राजा के द्वारा टैक्स नहीं वसूला जाता था। टैक्स वसूलने का कार्य आप जानते हैं वही करता था जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था। तो यहाँ पे लिखा है, करों की वसूली मनमाने तरीके से की जाती थी। कर वसूली का कार्य प्रायः अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था। यही कारण है कि फ्रांस की जनता में असंतोष की भावना प्रबल हो गई और वो क्रांति करने के लिए प्रेरित हुए। तो आप देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण एक ये है, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है सामाजिक असमानता, यानी कि फ्रांस में समाज के लेवल पे बहुत ही असमानता थी। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण वहाँ की सामाजिक असमानता थी, यानी कि वहाँ का जो समाज था वो कई वर्गों में विभाजित था। क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित था, जिसको आप भी जानते हैं, एक को प्रथम वर्ग और दूसरे को द्वितीय वर्ग कहा जाता था। तो यहाँ देखते हैं प्रथम वर्ग, यह वर्ग सबसे महत्वपूर्ण एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, जैसा कि आप जानते हैं। इस वर्ग में मुख्यतः कुलीन तथा पादरी वर्ग आता था, जो कर का भुगतान नहीं करता, यानी कि इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। अच्छा, दूसरी बात, द्वितीय वर्ग, इस वर्ग में
निम्न वर्ग के लोग मुख्यतः किसान, कारीगर एवं मजदूर इत्यादि शामिल थे जो फ्रांस में एकमात्र कर दाता थे। उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और सामाजिक स्थिति के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, क्योंकि ये बेचारे इन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। और आप जानते हैं कि प्रथम वर्ग में जो पोप थे, जो पादरी थे और जो भी कुलीन वर्ग के लोग थे, इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। इसलिए द्वितीय वर्ग के अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ और यही असंतोष आगे चल के फ्रांस की क्रांति का कारण बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है 19वीं सदी में, यहाँ पे देखिए 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर, जो भी प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तर नंबर हेडिंग डाल देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए 4 प्रमुख उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, उसके बाद भी 4 प्रमुख कारण ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारण, यानी कि 4 ही कारण पूछा है, इसलिए हम कितने कारण को लिखेंगे, 4 कारण को। तो पहले कारण पे आते हैं। पहला कारण है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का कहीं न कहीं विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति की वजह से भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो इसमें हम लोग देखें तो पहले हेडिंग डालेंगे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व भर में राजतंत्र की समाप्ति एवं लोकतंत्र की स्थापना की। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ, आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई जो है 14वें के समय हुई थी। और आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की वजह से वहाँ पे फ्रांस में जो राजतंत्र की स्थापना हुई थी, राजतंत्र की समाप्ति हुई और राजतंत्र के स्थान पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अब जब वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। इस वजह से विश्व के अन्य देश, यानी कि यूरोप के अन्य देशों के लोग भी सोच रहे थे कि हमको बहुत सारे अधिकार हमें भी प्राप्त हों, इसलिए हमको राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। इसलिए अन्य देश भी प्रेरित हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण है ये औद्योगिक कारण एवं मध्यम वर्ग का उदय। अच्छा, आप जानते हैं कि बिना उद्योग एवं मध्यम वर्गों के उदय के कारण किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रवाद का विकास हो ही नहीं सकता। तो दूसरे कारण की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा कारण क्या है, औद्योगिकीकरण एवं मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो कहता है यूरोप के देशों में औद्योगिकीकरण के होने से देश में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जैसे श्रमिक, व्यवसायी, मजदूर इत्यादि, जिनके द्वारा क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। ठीक है, यानी कि मध्यम वर्गों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आप जानते हैं कि यही मध्यम वर्ग आगे चल करके न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का कारण बना। फिर दूसरा कारण हमने देख लिया। तीसरे कारण की बात करें तो प्रबोधन का प्रभाव। ठीक है, अब प्रबोधन क्या है इसके बारे में अगर देखें तो 18वीं सदी में यूरोप के लोगों का पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का मतलब ये एक बार सो गए थे, पहले जाग रहे थे, फिर सो गए, फिर जागे, तो जब ये दोबारा जागे तो उसी को कहा गया पुनर्जागरण। यहाँ जागने का मतलब ये है कि एक बार ये विकसित अवस्था में थे, फिर इनका पतन हुआ, फिर दोबारा विकसित अवस्था में आ गए, तो इसी को पुनर्जागरण कहा गया। तो 18वीं सदी में यूरोप के लोगों का पुनर्जागरण हुआ और उसमें एक नई चेतना का विकास हुआ। ठीक है, जिससे समाज में नए नए विचारधाराओं का प्रसार हुआ और यही नई नई विचारधारा जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को समानता, एकता, बंधुत्व, लोकतंत्र इत्यादि से परिचय करवाया और यही आगे चल करके यही चेतना राष्ट्रवाद के मार्ग का, यानी कि राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त की, यानी कि इसी चेतना के बलबूते यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास प्रारंभ हुआ। अगर उदारीकरण की बात करें
तो ये चौथा कारण है। उस समय के समाज में आर्थिक उदारीकरण की भावना के विकास के साथ साथ राष्ट्र राज्यों के निर्माण को बढ़ावा मिला, और जब नए नए राष्ट्र राज्य का निर्माण होने लगा तो प्रत्येक यानी कि यूरोप का प्रत्येक देश चाहता था कि हम भी एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएं, और ये भी कारण आगे चल करके यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का कारण बना। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।